हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इसका 50th वीडियो है, 50वां, जिसमें कि मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर पर आधारित में लेके आया हूँ। और वो पूरे नए सिलेबस पर आधारित हैं, जो कि अभी 2020 में मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग ने जोड़ा है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं कवर कर रहा हूँ। और ये सीरीज लगातार चल रही है, डेली एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो वो सारे विद्यार्थी मेरी इस सीरीज से लगातार जुड़े रहे हैं, जो कि एमपीपीएससी 2020 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा डीप एनालिसिस के साथ में मैं आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिए, लाइक का बटन भी आपको प्रेस करना है और साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि अन्य वो सारे विद्यार्थी जो कि मेरी इस सीरीज से मिस हो रहे हैं, वो भी लगातार मेरी इस सीरीज को जुड़ें और पूरे क्वेश्चंस वो भी अटेंड करके अपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पेपर अच्छा कर पाएं। उसके लिए करना क्या होगा, आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है, सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको। साथ ही साथ में मैंने टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, जिसको कि आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट नोट्स एमपीपीएससी 2020 के लिए है, साथ में मध्य प्रदेश कांस्टेबल, मध्य प्रदेश एसआई, उन सभी के लिए जीके पार्ट का पूरे नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड होने वाले हैं। तो आप मेरे उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाए। तो उसका जो लिंक है मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम के लिंक को भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ ये 50वां वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। दिसंबर 2020 में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको बोलते हैं सीओई, का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। इंदौर, गुरुग्राम, बेंगलुरु या फिर लखनऊ। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है गुरुग्राम। दिस इज द करेक्ट आंसर। गुरुग्राम में इसका उद्घाटन हुआ, जो कि केंद्रीय विकास राज्य मंत्री, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय जो विकास राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये देश का पहला सीओई यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जिसमें कि बिजली के, ठीक है ना, बिजली के जो एक्सीलेंस हेतु, ठीक है ना, इसमें पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, ठीक है ना, वो सब इसमें किया जाएगा। और साथ ही साथ में इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी संभावनाएं होंगी, चाहे वो रोजगार की हों या फिर इसको और ज्यादा कुशल बनाने की, तो उन सभी के लिए यहाँ पर प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि क्या है आशय? पहला, इसे अपने सभी निर्णय का अभिलेख रखना होता है, या फिर इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय के में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, या फिर सी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंड करने की शक्ति होती है, या फिर इसके निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती। तो इसमें से क्या आशय है इसका? तो इसमें से जो सी विकल्प है ये बिल्कुल सही है। देखिए, उच्च न्यायालय एक न्याय अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय जो कि है, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उसको, उसकी अगर कोई अवमानना करता है तो उसको दंड करने की शक्ति भी इसके पास में होती है। और ये संविधान के आर्टिकल 129 में 129 में, ठीक है ना, इसका प्रावधान किया गया है। और एक अभिलेख न्यायालय करने की घोषित भी ये आर्टिकल करता है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है ना, अभिलेख न्यायालय, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 129, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। इलाहाबाद लॉ जर्नल का जो संपादन है वो किस प्रमुख राजनीतिक द्वारा किया गया था? गोविंद नारायण सिंह, कैलाश चंद्र जोशी, कैलाशनाथ काटजू या फिर द्वारका प्रसाद मिश्र। तो इसका जो सही विकल्प है वो है कैलाशनाथ काटजू के द्वारा इसका संपादन किया गया था। और ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है ना, मुख्यमंत्री के पद पर भी यह रह चुके हैं, ठीक है। और इनका भारत का जो स्वाधीनता संग्राम था, ठीक है ना, भारत को स्वतंत्र करने में भी इनका योगदान रहा है, ठीक है। और इन्होंने कई पुस्तकों की, ठीक है ना, कई पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, इनकी रचना की है। अगला प्रश्न आ गया। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था,
एक गैर लाभकारी संस्था, एक ऑस्ट्रेलिया में एक शैक्षणिक संस्था, या फिर यूएसए यानी कि अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कंप्यूटर जीके पर आधारित है ये। देखिए .edu क्या होता है, ये एजुकेशन से रिलेटेड होता है एक्सटेंशन। जो भी शैक्षणिक संस्था होती है यानी कि एजुकेशन की जो भी फर्म होती है, ठीक है ना, वो उसके आगे .edu लिखा रहता है और उसके आगे में .us लिखा है, मतलब ये अमेरिका का, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये सिंबल डॉट होता है, .us एक्सटेंशन होता है। तो ये एक अमेरिका की शैक्षणिक संस्था है जिसके आगे हम .edu .us का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर इंडिया का होगा तो .edu .in होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये डोमेन नेम होते हैं, पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया। मोविक क्या बोलते हैं, मोवोक्विक एक डिजिटल पेमेंट ऐप है और इसे किसने लॉन्च किया था? विपिन सिंह, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है विपिन सिंह। अच्छा, ये जो इसकी लॉन्चिंग की थी ये विपिन सिंह अकेले ने नहीं की थी। और ये है क्या? सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें कि आप अपना कोई भी पेमेंट है वो आप रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए ई वॉलेट। जैसे कि पेटीएम में होता है या फिर गूगल पेमेंट होता है या डिफरेंट काइंड ऑफ जो पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट सिस्टम अभी मोबाइल में ऐप के जरिए मिल रहा है, उसी तरीके से ये भी मोबीक्विक एक पेमेंट ई वॉलेट पेमेंट सिस्टम है जिसमें कि जितने भी इसकी जो भी इसको उपयोग करता है, यूज करेगा, वो इसमें अपने पेमेंट को रिसीव और सेंड कर सकता है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना विपिन साहू के अलावा एक और थे, वो थे उपासना, ठीक है ना, एक महिला उपासना ताकू, इन दोनों ने मिलकर 2009 में इस ऐप को लॉन्च किया था, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, देखिए ये भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। पहला यूआरएल किसने बनाया था? यूआरएल का मतलब क्या होता है? दिस इज द फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू फॉर यूनिफॉर्म, आर फॉर रिसोर्स, एल फॉर लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, ये बनाया किसने था सबसे पहला? स्टीव जॉब, हरमन्स हेलोरेथ या फिर समीर भाटिया, टिम्स बर्नर्स-ली। तो इसका सही विकल्प है टिम्स बर्नर्स-ली ने सबसे पहले यूआरएल बनाया था। और ये कब बनाया था? 1991 में, 1991 में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था, इसका उपयोग किया था। और इसका उपयोग इंटरनेट में किया जाता है। किसी भी वेबसाइट का जो नेम होता है, उसका जो पूरा सिंटेक्स होता है, उसको यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि पर्टिकुलर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस जिससे कि वो वेबसाइट्स को ओपन करता है। और ये इंटरनेट के माध्यम से हम कंप्यूटर की किसी भी फाइल को या किसी भी एड्रेस को अगर दर्शाते हैं तो वो यूआरएल के थ्रू ही दर्शाते हैं। कभी भी पूछते हैं कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूआरएल क्या है, तो यूआरएल मींस इट्स द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन और द सम फाइल हु हैज बीन stored in somewhere in the server. Got it? चलिए, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है ना। टिम बर्नर्स-ली नाम याद रखिएगा, 1991 में इसको उपयोग किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड वेपन्स के कोर्सेज को और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी है, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी। साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है
उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सिलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं और यहाँ पर जो प्लस बैचेस होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के वो लिमिटेड होते हैं और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020 जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइजेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, राज्य की कोरकू जनजाति की जो आजीविका का जो आधार है वो क्या है, मुख्य आधार क्या है? स्थानांतरित कृषि, शहरी मजदूरी, वनोपज संग्रहीन
या फिर औजार बनाना। तो इसका जो सही विकल्प है वो है स्थानांतरित कृषि, यानी कि कृषि को बदल बदल कर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे कृषि करना, आखेटन करना, ये इनका मुख्य जीविका का आधार है। यानी कि आधार, जो जीविका का मुख्य आधार है वो स्थानांतरित, ठीक है ना, स्थानांतरित कृषि है। और कोरकू जनजाति का जो निवास है, कहाँ पर निवास करती है मध्य प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस बिल्कुल एमपीपीएससी, चाहे मध्य प्रदेश कांस्टेबल हो, एमपीपीएससी हो, मध्य प्रदेश एसआई, या फिर कोई भी एग्जाम है पीईबी का, उसमें पूछे जाती हैं जनजातियों के बारे में कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कौन कौन से जिले में निवास करती है। तो उन सभी जिलों के नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल रट लेना है उसके बारे में। तो ये करती है छिंदवाड़ा, ठीक है ना। छिंदवाड़ा के बाद में दूसरा उसके बाजू से लगा हुआ है बैतूल, ठीक है ना। उसके बाद में जबलपुर, जबलपुर में भी निवास करती है। और इसके अलावा हरदा, ठीक है ना, और खंडवा, ठीक है। ये 5 जिले हैं जहां पे कि कोरकू जनजाति निवास करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो चंदेल की राजधानी, चंदेल वंश की राजधानी, तो स्वाभाविक है चंदेल वंश के राजाओं ने ही इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन आपके सामने है परमाल, भोज, दंगदेव, या फिर ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना। तीन ऑप्शंस में बिल्कुल आंसर है, तो वो है दंगदेव। दंगदेव ने ही इसका पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा एक मंदिर और है जिसका निर्माण दंगदेव ने करवाया था, जो कि चंदेल वंश के राजा थे। और चंदेल वंश वो मंदिर कौन सा है? तो उसका नाम है विश्वनाथ मंदिर, ठीक है ना। ये भी खजुराहो में ही है, ठीक है ना, जिसका निर्माण करवाया था। और इन मंदिरों का निर्माण कब से लेके कब तक का हुआ था? ये 950 से लेके 1150 ईस्वी के बीच में इन सभी मंदिरों का निर्माण करवाया था खजुराहो में। और टोटल कितने मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया था? वो करवाया था 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, चंदेल वंश की स्थापना, चंदेल वंश की जो स्थापना की थी, ये गुर्जर प्रतिहार वंश से अलग होकर इन्होंने अपने वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। और इसकी स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने। ध्यान रखना, नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। देन उसके बाद में ये आगे बढ़ा था, और उसके बाद में दंगदेव, जो कि एक बहुत प्रतापी राजा था, ठीक है, और उसने खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। परमार वंश का जो आखिरी प्रतापी राजा रहा वो कौन था? वो था परमारदी, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, परमारदी इसका आखिरी प्रतापी राजा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, 64 योगिनी मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? भिंड, उज्जैन, खंडवा, या फिर जबलपुर? तो इसका भी सही विकल्प है जबलपुर में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। और ये जो 64 योगिनी मंदिर है, इसका निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो वो करवाया था कलचुरी वंश ने। ये भी आपको याद होना चाहिए, कलचुरी वंश ने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और कलचुरी वंश जिसकी 2 शाखाएं थी, एक शाखा जो गुजरात में, ठीक है ना, और दूसरी शाखा जो कि जबलपुर में त्रिपुरी में थी, ठीक है ना। त्रिपुरी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और वहां पे इसकी स्थापना की थी। 2 शाखाएं थी। तो कलचुरी वंश के राजाओं ने इस 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। और जबलपुर को, ठीक है ना, ऋषि भृगु की जन्मस्थली भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ऋषि भृगु की जन्मस्थली भी जबलपुर ही रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 10वां, मध्य प्रदेश में जो खुली अदालत थी, ठीक है ना, ओपन जो न्याय व्यवस्था थी, उसका प्रारंभ किस समाज सेवी के द्वारा किया गया था? महर्षि महेश योगी, सुब्बा राव, कांताबेन त्यागी, या फिर रईसा खान? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, कांताबेन त्यागी के द्वारा, ठीक है ना, खुली अदालत का जो शुरुआत की गई थी। ये एक समाज सेवी थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? खरगोन जिले में। ध्यान रखिएगा, खरगोन जिले के पास में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। 1953 में ये जन्मी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की जो धारवाड़ सेल समूह है, उसको क्या कहा जाता है? सौंसर सीरीज, चिल्पी सीरीज, बीजावर सीरीज, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है सौंसर सीरीज के नाम से उसको जानते हैं। सौंसर सीरीज में मैग्नीज पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीज, जो कि छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये दोनों जो क्षेत्र हैं, इन दोनों क्षेत्र में ये सौंसर सीरीज के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। इसके पश्चिम में छिंदवाड़ा है और पूर्व में बालाघाट है, जहाँ पे कि मैग्नीज की
अधिकता पाई जाती है और मैंगनीज की खदान भी है यहाँ पर जो बरबेली में स्थित है। क्लियर है। और इसके अलावा जो इसमें चिल्पी सीरीज दी हुई है, इसके बारे में भी आपको जानकारी जरूरी है। चिल्पी सीरीज जो होती हैं, ठीक है ना, वो धार उसमें क्या मिलता है, उसमें स्लेट की परतें पाई जाती हैं। स्लेट और कौन सी, फाइलाइट, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ये जो चिल्पी सीरीज है, ठीक है ना, ये भी धारवाड़ समूह की चट्टानें कहलाती हैं, मगर इसमें स्लेट और पायराइल, ठीक है ना, जो मैं आपको बता दिया है फाइलाइट, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, ये दोनों खनिज उसमें पाए जाते हैं। इसी तरीके से बीजावर सीरीज किसको कहते हैं, बीजावर सीरीज यानी कि कडप्पा समूह, ठीक है ना, जिसमें कि कडप्पा समूह की जो सेल होते हैं जिसमें कि हीरे पाए जाते हैं। कडप्पा सेल समूह जो होता है जिसमें हीरे पाए जाते हैं, और हीरे कहाँ पाए जाते हैं, बुंदेलखंड के सतना, पन्ना और छतरपुर में, तो वो कडप्पा सेल समूह होता है, उसको बीजावर सीरीज बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीजें। लीजिए अगला प्रश्न आ गया 12वां, निम्न में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के बीच में द्विभाजक का कार्य करती है, यानी कि दोनों को विभाजित करती है, उसको बोलते हैं द्विभाजक। तो कौन सी श्रेणी करती है, कैमूर, महादेव, सतपुड़ा या फिर अमरकंटक। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से है, और उसके बाद में उसका जो बहाव है, उसका जो फ्लो है वो कहाँ से है, और यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो वहां पर इन सभी श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी है जो कि उसके सबसे नजदीक है, क्योंकि जो सबसे नजदीक श्रेणी होगी वही इन दोनों नदियों को द्विभाजक यानी कि दो भागों में बांटती होगी। तो महादेव श्रेणी जो कि नीचे सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो सतपुड़ा भी नहीं है और ना महादेव है, यहाँ पे कि आपको अमरकंटक सोन नदी मिलती हो या यमुना नदी मिलती हो। ठीक है ना, अमरकंटक श्रेणी से सोन नदी निकलती है, तो द्विभाजक का कार्य वो कर ही नहीं सकती क्योंकि वो नीचे के हिस्से में आती है। ठीक है, तो इसमें आखिरी श्रेणी बची कैमूर की श्रेणी, जो कि ऊपर, ठीक है ना, मध्य उच्च प्रदेश की ऊपर तरफ में आती है। यहाँ पे कि सतना है, पन्ना है, ऊपर का रीवा क्षेत्र है और सिंगरौली क्षेत्र है। तो ये पूरी की पूरी जो कटनी है, दमोह है, ये पूरी की पूरी कैमूर पहाड़ी की श्रृंखला कहलाती है। तो यही जो श्रृंखला है जो आगे बढ़ती है और ये द्विभाजक का कार्य करती है, यमुना को और सोन नदी को बांटने का। ठीक है ना, दोनों की द्विभाजक दोनों को बीच में से बांट देती है, जो अलग अलग करती है। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए यमुना नदी कभी सोन नदी कभी यमुना नदी में नहीं मिलती है। क्लियर है, सोन नदी जो है वो गंगा में ही जाके मिलती है, दोनों बट जाती हैं, जो दोनों कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। फैक्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है या फिर मृदा अपरदन की समस्या को झेल रहा है, जबलपुर, मुरैना, श्योपुर या फिर बी और सी दोनों। तो इसका जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही विकल्प है। मुरैना और श्योपुर ये दोनों जो हैं, ये मृदा अपरदन की जो समस्या है इसको बोलते हैं अवनालिका अपरदन। ठीक है ना, दूसरी भाषा एक और आप याद रखिएगा, अवनालिका अपरदन नाम से भी जानते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये समस्या से झेल रहा है, और इससे क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, जो कि चंबल नदी वहां से गिरती है, और चंबल नदी और मिट्टी के कटाव से पूरी की पूरी मिट्टी खराब होती है वहां से, जिससे कि वहां का जो उपजाऊपन है वो पूरा खत्म हो रहा है, और गहरी गहरी खाइयों का निर्माण हो रहा है। और आपने देखा होगा श्योपुर, मुरैना इस क्षेत्र में बीहड़ों का निर्माण जो हो रहा है वो मृदा अपरदन से हो रहा है और मिट्टी के कटाव से हो रहा है। ठीक है ना, गहरी गहरी खाइयां हैं वहां पर, यहाँ पे कि पिछले वर्षों पहले वहां पे डाकुओं का राज हुआ करता था, दस्यु हुआ करते थे, तो जितने भी डाकू होते थे वो वहां पर छुप जाते थे। ऐसी गहरी गहरी खाइयां हैं यहाँ पे कि निकलना मुश्किल है, बहुत लंबे क्षेत्र में फैली हैं, हजारों किलोमीटर में, ठीक है ना, हजारों वर्ग किलोमीटर में वो फैली हुई हैं। इस कारण से वो पूरा का पूरा वहां पे जमीन का कटाव मृदा अपरदन के कारण हो रहा है। कहाँ पर, मुरैना और श्योपुर, ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, मालवी, बुंदेलखंडी, गोंडी या कोरवी। तो इसका डी विकल्प जो है वो सही है, यानी कि कोरवी बोली नहीं बोली जाती है। मालवी मालवा के पठार, बुंदेलखंडी बुंदेल के पठार में, और गोंड बोली जो ट्राइबल क्षेत्र है नीचे का वहां पर बोली जाती है। इसके अलावा और भी बोलियां बोली जाती हैं, इनको कि आपको जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि भील जनजाति के लोग भीली बोली बोलते हैं। निमाड़ क्षेत्र का जो क्षेत्र है यहाँ पे निमाड़ी भाषा बोली जाती है। जैसे कि निमाड़ कौन सा है, पश्चिमी निमाड़ जो है वो है अपना खरगोन, और पूर्वी निमाड़ खंडवा है, तो वहाँ पे निमाड़ी बोली बोली जाती है। इसी तरीके से कोरकू जनजाति के लोग कोरकू बोली बोलते हैं।
जो कि आपके नीचे के बैतूल, छिंदवाड़ा, ये वाला क्षेत्र है, जबलपुर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कोरकू जनजाति का क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर कोरकू बोली बोली जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 15वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, जिसमें पूछा है प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक सिंचित जिला है वो कौन सा है? डिंडोरी, ग्वालियर, अनूपपुर या फिर मंडला? तो इसका सही विकल्प है ग्वालियर। ग्वालियर ही है जो कि सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर सिंचित जिला है। ठीक है ना? और उसके बाद में सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए राज्य में, वो है डिंडोरी। दोनों ऑप्शन दिए हुए इसमें। डिंडोरी जो है ये सबसे कम, ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूं सबसे कम सिंचित जिला है, सबसे कम, ठीक है ना, इतने लिखूंगा। सबसे कम सिंचित जिला जो है वो डिंडोरी है और सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर ग्वालियर है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे, 15 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें आप, कमेंट करके आप मुझे बताएं, कमेंट्स आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ में वीडियो का जो लाइक बटन है प्रेस करते हुए जाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी देख पाएं। और टेलीग्राम चैनल जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, लिंक में नीचे पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और साथ में वीडियोस के लिंक वहीं पर आपको मिलेंगे, दैट यू कैन एक्सेस डायरेक्टली एंड वॉच रेगुलरली। ठीक है ना? वो नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं और सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश जीके पर और एमपीपीएससी पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं फ्री क्लास ले रहा हूं। अगर आपके कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरी क्लास को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। लाइव इंटरेक्टिव क्लास है जो कि शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक और सुबह 10 से 11 तक मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव फ्री स्पेशल क्लास ले रहा हूं, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो सारे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी मेरी उस फ्री क्लास में जरूर जुड़ें। उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज की क्लास का लिंक मिला उस वीडियो में पड़ा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज 14 तारीख 14 मार्च का ये क्लास रहेगा और वो शाम को 6 से 7 का लिंक उसमें मिलेगा। ठीक है, उसको आप ज्वाइन करके आप सारे फैक्ट्स मध्य प्रदेश के मिनरल्स पर मैं उस पूरी क्लास को बताऊंगा। उसकी पूरी थ्योरी क्लास है, उसमें आपको पूरा मध्य प्रदेश में प्राप्त करने वाले जो मिलने वाले खनिज है उस पर पूरी डेमो रहेगा, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा मैं। आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करें। अगर आपके मन में डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मिनरल्स को याद करें, मैं हूं यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा लाइव इंटरेक्टिव क्लास, जिसमें कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।